दोस्तों इमेजिन करो एक ठंड की रात, आप एक पहाड़ी इलाके में छुपे हुए हो, आपकी छोटी बेटी को ठंड लग रही है, आपके पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, लेकिन आपके पास कैश है। क्या करते आप? इस इंसान ने उस रात अपनी बेटी को गर्मी देने के लिए $2 मिलियन यानी कि आज के हिसाब से करीब 18 करोड़ रुपए को आग लगा दी। सिर्फ यही नहीं, इमेजिन करो एक ऐसा बिजनेस जहां आपके पास इतना हार्ड कैश आता है कि आप उसे गिन ही नहीं सकते। आपको नोट गिनने की जगह उनको तोलना पड़ता है, उनका वेट करना पड़ता है। एक ऐसा धंधा जहां आप हर महीने 2 लाख रुपए तो सिर्फ रबर बैंड्स खरीदने में खर्च कर देते हो ताकि उन नोटों की गड्डियों को बांध सको। स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये रियल स्टोरी है दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे अमीर और सबसे इनोवेटिव क्रिमिनल माइंड की। द किंग ऑफ कोकेन, पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया। लोग उसे ड्रग लॉर्ड कहते हैं, लेकिन आज हम उसे क्रिमिनल की नजर से नहीं, एक सीईओ की नजर से देखेंगे। एक ऐसा आदमी जिसने कॉलेज की फीस ना भर पाने की वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन आगे चल के फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया के 7 सबसे अमीर इंसान बना। नेटवर्थ $30 बिलियन। डिस्क्लेमर दे देता हूं, ड्रग्स आर बैड, क्राइम लीड्स टू डेथ और जेल। हम यहां पाब्लो के गुनाहों को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, हम बस ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे एक फार्मर का बेटा इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बना पाया। आज हम डीप डाइव करेंगे 7 बिजनेस लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ पाब्लो एस्कोबार। सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ये वो स्ट्रेटजीज हैं जो आज Amazon, Uber और Google भी यूज करती हैं, लेकिन पाब्लो ने इन्हें 40 साल पहले जंगल में इन्वेंट किया था। सीट बेल्ट बांध दीजिए क्योंकि ये हार्वर्ड केस स्टडी थोड़ी डार्क होने वाली है। That's one man I could have shot and never lost a minute's sleep about it. O plomo. लेसन नंबर 1, द 5000% आर्बिट्राज। बिजनेस का सबसे पहला और सिंपल रूल क्या है? सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। लेकिन पाब्लो ने इस रूल को आर्बिट्राज के एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा दिया। पाब्लो जब शुरुआत में छोटी मोटी चोरी करते थे, कभी कार चुरा लेते थे, कभी कब्रिस्तान से पत्थर चुरा लेते थे, उसने रियलाइज किया कि इसमें स्केल नहीं है। आप कितनी गाड़ियां चुरा लोगे? 10 चुरा लोगे, 50 चुरा लोगे? पाब्लो का सपना था आई वांट टू बी बिग। तब उसने देखा एक व्हाइट पाउडर जिसका नाम था कोकेन। यहां आती है हमारी पहली स्ट्रेटजी, जियोग्राफिकल आर्बिट्राज। ध्यान से सुनिए मैथ्स को। 1970s और 80s में कोलंबिया के जंगल में 1 किलो कोकेन बनाने का खर्चा करीबन आता था $1000। अगर आप उसे ट्रांसपोर्ट करके मायामी यूएस से पहुंचा देते थे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती थी करीबन $3,000 से $4,000। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई लेट्स से $5,000। लेकिन वही 1 किलो माल जब यूएसए की सड़कों पर बिकता था तो उसका होलसेल प्राइस पता है कितना था? होलसेल की बात कर रहा हूं, 20,000, 30,000 नहीं, $60,000 to $80,000 पर केजी। सोचिए, 5,000 लगाया, 80,000 कमा लिया। ये 15 गुना नहीं, ये तो 5,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स हैं। पाब्लो ने क्या समझा जो बाकी लोग नहीं समझ पाए? उसने समझा कि प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोडक्ट में नहीं है, उसकी लोकेशन में है। कोलंबिया में कोकेन की वैल्यू 0 थी क्योंकि वहां सबके पास वही चीज थी। अमेरिका में डिमांड हाई थी लेकिन सप्लाई 0 थी। तो पाब्लो का असली बिजनेस ड्रग्स बेचना नहीं था, उसका असली बिजनेस था लॉजिस्टिक्स। वो बस चीजों को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जा रहा था क्योंकि उनकी वैल्यू पॉइंट बी पे ज्यादा थी। अब इससे क्या बिजनेस टेक अवे मिलता है? इसे आज के टाइम पे स्टार्टअप्स पता है क्या बोलते हैं? स्टार्टअप्स इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। अगर आप आज कोई बिजनेस कर रहे हो तो देखो कि आपका प्रोडक्ट कहां कमोडिटाइज्ड है, यानी कहां सस्ता है और कहां पे वो प्रीमियम पे बिकता है। पाब्लो ने लोकल मार्केट कोलंबिया में 10 रुपए की चीज बेचने में टाइम वेस्ट नहीं किया, वो सीधा वहां गया जहां कस्टमर्स के पास पैसा था, यूएसए। इसे कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन एंड प्रोडक्ट मार्केट फिट। अब आता है सेकंड स्ट्रेटजी जो है रेडिकल इनोवेशन, और इस स्ट्रेटजी का नाम है द ब्लू जीन्स एल्गोरिथम। आप कहोगे भाई प्रॉफिट तो दिख रहा है लेकिन पुलिस भी तो है। बिल्कुल सही, पुलिस तो है। और यहां आती है पाब्लो की दूसरी स्ट्रेटजी, रेडिकल इनोवेशन। जब यूएस गवर्नमेंट ने बॉर्डर्स टाइट कर दिए थे, स्कैनर्स लगा दिए थे, तो नॉर्मल स्मगलर्स डर गए थे। लेकिन पाब्लो के लिए ये ऑब्स्टिकल नहीं, एक पजल था। उसने अपने इंजीनियर्स और केमिस्ट्स को काम पे लगा दिया। उसने सोचा पुलिस ढूंढ क्या रही है भाई? पाउडर ढूंढ रही है ना, अगर हम पाउडर को कुछ और बना दे तो? सुनना, बहुत क्रेजी इनोवेशन है भाई। पाब्लो के केमिस्ट्स ने कोकेन को केमिकल प्रोसेस से लिक्विड फॉर्म में बना दिया। फिर उन्होंने उस लिक्विड में ब्लू जीन्स यानी डेनिम का जो कपड़ा होता है उसको डुबा दिया। ये जीन्स ऑफिशियली और लीगली यूएसए में एक्सपोर्ट हो रही थी।
एयरपोर्ट पे कुत्ते सूंघ रहे थे, स्कैनर्स चेक कर रहे थे, पर उन्हें कोकेन नहीं मिली, उन्हें तो सिर्फ जीन्स दिख रही थी। जैसे ही जीन्स अमेरिका पहुंचती, वहां पाब्लो की लैब्स में उन्हें वापस केमिकल से धोया जाता और लिक्विड को वापस पाउडर बना दिया जाता। इसे कहते हैं प्रोडक्ट कैमोफ्लेज। सिर्फ जीन्स नहीं, उसने कोकेन को प्लास्टिक में मिक्स किया, पाइनएप्पल्स के अंदर भर दिया, यहां तक कि कोकोआ और वाइन में मिक्स करके भेज दिया। और जब हवा में खतरा बढ़ा, पाब्लो ने जमीन ही छोड़ दी। उसने सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बी खरीद ली। सोचो, एक क्रिमिनल के पास अपनी खुद की प्राइवेट नेवी थी, 2 सबमरीन्स जो पानी के नीचे से टनों माल लेके जाती थी। यहां समझ आता है कि बिजनेस में ना हम अक्सर रुकावटों को, रोड ब्लॉक्स को फुल स्टॉप मान लेते हैं। पाब्लो ने उन्हें फुल स्टॉप नहीं, डाइवर्जन माना। जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ब्लॉक हुआ, उसने प्रोडक्ट का फॉर्म फैक्टर चेंज कर दिया। आज की डेट में देखो, जब रेस्टोरेंट्स लॉकडाउन में बंद हुए थे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने खाने को रेडी टू ईट फॉर्म में ले आए। तो क्या हुआ? एक चैलेंज को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। फॉर्म बदल दिया, प्रोडक्ट वही था। पाब्लो की फिलॉसफी थी, इफ द डोर इज क्लोज्ड, गो थ्रू द विंडो, एंड इफ द विंडो इज क्लोज्ड, ब्रेक द वॉल। और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन इस एटीट्यूड के बिना आज के बिजनेस लैंडस्केप में सरवाइव नहीं कर सकता है। बट अब आता है स्केल का खेल। लेसन नंबर 3, द ऊबर ऑफ क्राइम। यह लेसन बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यही रीजन था कि पाब्लो द किंग बने। शुरू में पाब्लो खुद का माल बेचते थे, लेकिन उसने देखा कि कोलंबिया में बहुत सारे छोटे छोटे ड्रग डीलर्स जो उनके कंपेटिटर्स बन रहे थे। उनके पास माल तो था, पर अमेरिका भेजने की ताकत नहीं थी। ना ही प्लेन्स थे, ना ही पायलट्स थे। पाब्लो ने उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने उन्हें ऑनबोर्ड कर लिया। उसने कहा, तुम मुझे माल दे दो, मैं ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। उसने नॉर्मन्स के नाम का एक पूरा आइलैंड खरीद लिया बहामास में। वहां एक एयर स्ट्रिप बनाई, होटल्स बनाए और एक रिफ्यूलिंग स्टेशन बना दिया। यह उसका डिस्ट्रीब्यूशन हब बन गया। अब सुनिए उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी। पाब्लो ने बाकी डीलर्स को एक ऑफर दिया जो वो मना ही नहीं कर सके। उसने कहा, मैं तुम्हारा माल अमेरिका तक पहुंचा दूंगा, बदले में मैं 35% कमीशन ले लूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? उसने इंश्योरेंस दिया। अगर पुलिस ने तुम्हारा माल पकड़ लिया तो मैं तुम्हें अपनी जेब से पूरा पैसा वापस कर दूंगा। इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल। जैसे उबर के पास अपनी गाड़ियां नहीं है, अमेज़न के पास अपना सारा सामान नहीं है, पाब्लो बन गया था कोकेन का अमेज़न। वो दूसरों का माल मूव करता था बिना प्रोडक्शन कॉस्ट लगाए और कमा रहा था। और ये स्ट्रेटजी उसने तब अप्लाई करी जब ना ही अमेज़न था, ना ही उबर था। देखिए, रिस्क किसके पास था? पाब्लो के पास था। लेकिन रिवॉर्ड कितना था? इनफाइनाइट था। क्योंकि पाब्लो जानता था, अगर मैं 10 प्लेन भेजूंगा तो शायद एक पकड़ा जाएगा, पर 9 तो पहुंचेंगे, और जब 9 पहुंचेंगे मैं बहुत पैसा बना लूंगा, और एक पकड़ा जाएगा तो उसको मैं कवर कर लूंगा। और ऐसे कर करके वो बिलियनर बन गया। उसने अपने कॉम्पिटिटर्स को अपना कस्टमर बना लिया। इसमें बिजनेस टेक अवे क्या है? क्या आप अपने मार्केट में एग्रीगेटर बन सकते हैं? क्या आप दूसरों की प्रॉब्लम्स जैसे कि लॉजिस्टिक्स या डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं? अगर वो सॉल्व कर सकते हैं तो आप उनसे कंसिस्टेंटली रेंट ले सकेंगे, एक तरीके का प्रॉफिट शेयर ले सकेंगे। देखिए, ओनरशिप इज गुड बट कंट्रोल इज बेटर। बट इतने बड़े बिजनेस में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नैरेटिव। और यहां आती है पाब्लो की अगली स्ट्रेटजी। लेसन नंबर 4, द रॉबिन हुड मोट, जो उसकी ब्रांड और पीआर स्ट्रेटजी थी। अब एक सवाल है, एक क्रिमिनल जो हजारों लोगों को मार रहा है, उसे पुलिस इतने सालों तक पकड़ क्यों नहीं पाई? क्योंकि पाब्लो ने अपने बिजनेस के चारों तरफ इंसानी दीवार बना दी, ह्यूमन वॉल। पाब्लो ने देखा कि मेडिइन, जहां से वो बिलोंग करते थे, जो उनका शहर था, उसमें लोग कचरे के ढेर पर रह रहे हैं। सरकार वहां थी ही नहीं, तो पाब्लो वहां पहुंच गए। उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मेडिइन सिन ट्यूगोरजोस, मतलब मेडिइन विदाउट स्लम्स। उसने गरीबों के लिए 1000 से ज्यादा पक्के मकान बनाए, फुटबॉल फील्ड्स बनाए, स्कूल्स बनाए। वो लोगों में कैश बांट रहा था, तो लोग उसे रॉबिनहुड बुलाने लग गए। लेकिन दोस्तों, भावनाओं में मत बहना, ये दान नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थी, ये एक मार्केटिंग कॉस्ट थी। इस इन्वेस्टमेंट का आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या था? जब भी पुलिस या आर्मी पाब्लो को पकड़ने आती, तो ये सारे मेडिइन के लोग जो है उसके लिए सिक्योरिटी कैमरा का काम करने लग जाते। वो पुलिस को गलत रास्ता बता देते थे या पाब्लो को पहले से ही फोन कर देते थे कि भाई तेरे को पकड़ने आ रहे हैं। पाब्लो की सिक्योरिटी उसके बॉडीगार्ड्स नहीं, वहां की जनता कर रही थी। उसने ब्रांड लॉयल्टी इस कदर खरीद ली कि लोग उसके लिए जान देने को तैयार थे। तो बिजनेस में बिल्ड अ कम्युनिटी, नॉट जस्ट अ कस्टमर बेस। अगर आपका इकोसिस्टम और आपके स्टेक होल्डर्स यानी कि आपके एम्प्लॉयज, आपकी लोकल कम्युनिटी आपसे प्यार करती है ना, तो मुसीबत आने पर वो आपको बचाएगी। पाब्लो ने सोसाइटी के उस तबके को, उस सेगमेंट को टारगेट किया जिसको सबने इग्नोर कर दिया, जिसे आज के डेट पे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। लेकिन पाब्लो के लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी। अब आती है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्ट्रेटजी ऑफ पाब्लो, और वो है लेसन नंबर 5, प्लाता ओ प्लोमो। अब ये समझ तो नहीं आया होगा, डोंट वरी। अब आते हैं उस स्ट्रेटजी पर जो काफी डार्क है, और यहीं से पाब्लो का विलन आर्क शुरू होता है। बिजनेस में हम इसे नेगोशिएशन कहते हैं, लेकिन पाब्लो की डिक्शनरी में इसका नाम था प्लाता ओ प्लोमो।
मतलब सिल्वर या लेड। एक तरफ है वॉलेट और एक तरफ है बुलेट। आपको ये सीन याद होगा मुन्ना भाई MBBS 2 का, जहां पे वो सरदार जी कहते हैं या तो तू वॉलेट ले ले या तू बुलेट ले ले। ए वॉलेट है, ए बुलेट है, तू चूज कर। यही है प्लाता और प्लोमो। या तो सिल्वर ले लो मतलब पैसा ले लो, या लेड मतलब गोली ले लो। जब वो किसी पुलिस वाले को, जज को या पॉलिटिशियन को मिलता था जो उसके रास्ते में रुकावट बन रहा था, तो वो उन्हें कहता था Plata o plomo. या तो ये ब्रीफकेस भरा हुआ कैश ले लो प्लाता और आंखें बंद कर लो भाई, या फिर मैं तुम्हें, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे परिवार को, सबको मार दूंगा, प्लोमो। देखिए वैसे तो ये ब्रूटैलिटी थी, ये टेररिज्म था, लेकिन अगर हम इमोशंस हटाकर देखें तो पाब्लो कर क्या रहा था? वो सिस्टमिक फ्रिक्शन को रिमूव कर रहा था। उसने करप्शन को अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस बना लिया। पुलिस वाले उसकी पेरोल पे थे, जजेस उसकी जेब में थे, यहां तक कि उसने इंटेलिजेंस एजेंसी दास के चीफ को भी टारगेट कर लिया था। गाइस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम गोली तो नहीं मार सकते थैंकफुली, लेकिन लेसन ये है कि इंसेंटिव अलाइनमेंट, अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं तो पहले उसे प्लाता यानी कि उसका फायदा, उसका इंसेंटिव, उसका रिवॉर्ड बता दो, और उसके बाद प्लोमो यानी कि उसको क्या रेप्रिमांड मिलेगा अगर उसने काम नहीं किया तो वो भी बता दो। पाब्लो की गलती यह थी कि उसने प्लोमो, वायलेंस का यूज कुछ ज्यादा ही कर दिया, जो इवेंचुअली सस्टेनेबल नहीं था। वायलेंस स्केल्स पुअरली, लेकिन डिसाइसिवनेस सीखने वाली बात थी इधर। पाब्लो डिसीजंस लेने में टाइम नहीं वेस्ट करते थे, इधर यस और नो। अब जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं ना, वो बड़े बिजनेसेस यूज करते हैं और छोटे व्यापारी इनमें ऐसा गुम जाते हैं कि वो बड़े ही नहीं हो पाते। और वो है लेसन नंबर 6, द रैट प्रॉब्लम। गाइस, अपने स्टार्टअप्स को रोते हुए सुना होगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है। पाब्लो की प्रॉब्लम थोड़ी उल्टी थी। उसके पास इतना पैसा था कि वो उसे संभाल ही नहीं पा रहा था। उसकी कमाई का लेवल सुनिए, वो हफ्ते का $420 मिलियन कमाता था, यानी 3,400 करोड़ पर वीक। उसके अकाउंटेंट्स ने हार मान ली थी, उन्होंने नोट गिनना बंद कर दिया था, वो नोट को तोलते थे तराजू में तोलते थे। और यहां आता है एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट, पाब्लो अपने अकाउंट्स में से हर साल 10% मनी को स्पॉइलेज मानकर राइट ऑफ कर देते थे। क्यों? क्योंकि वेयरहाउस में पड़े पड़े चूहे उसके नोट कुतर जाते थे, या पानी लगने से उसके नोट सड़ जाते थे। ये 10% अमाउंट करीबन $2 बिलियन होता है। $2 बिलियन, सोचो, $2 बिलियन का लॉस सिर्फ चूहों की वजह से, और पाब्लो को उसका फर्क भी नहीं पड़ता था। इससे हम सीखते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल और कॉस्ट ऑफ बिजनेस। जब आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहे होते हो ना, तो पुराने रूल्स काम नहीं आते। छोटे धंधे में $100 का भी हिसाब रखना पड़ता है। पाब्लो के लेवल पर $1 मिलियन इधर उधर हो जाता था ना, तो उसे राउंडिंग एरर कहते थे। उसे हर महीने रबर बैंड पे $2,500 यानी करीबन 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। यह दिखाता है कि उसने ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर फोकस किया, माइक्रो मैनेजमेंट पर नहीं किया। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि कुछ वेस्टेज तो होने दो भाई, पर स्पीड नहीं रुकनी चाहिए बिजनेस। और यहां पे स्पीड ना रोकने के कारण क्या प्रॉब्लम हुई? वो हुई अगली बात, जो है लेसन नंबर 7, द गॉड कॉम्प्लेक्स। यहां तक पाब्लो एक बिजनेस जीनियस था, लेकिन फिर उसने एक गलती करी जो हर बड़ा बिजनेसमैन या एम्पायर बिल्डर कभी ना कभी जरूर करता है, लैक ऑफ फोकस एंड ईगो। पाब्लो को लगा पैसा काफी नहीं है, मुझे पावर और रिस्पेक्ट भी चाहिए। वो पॉलिटिशियन बनने चला गया, उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उसने सोचा मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल। क्रिमिनल का सबसे बड़ा एसेट होता है अनोनिमिटी, यानी अंधेरे में रहना। जैसे ही वो लाइट में आया, मिनिस्टर रोड्रिगो लारा बोनिला ने उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। पाब्लो का ईगो हर्ट हो गया, उसने मिनिस्टर को ही मरवा दिया। इसके बाद वॉर शुरू हो गई, पाब्लो वर्सेस द स्टेट। उसने अवियांका फ्लाइट 203 में बम लगा के उड़ा दिया, जिसमें 107 इनोसेंट लोग मारे गए। उसने जजेस को मारा, पुलिस को मारा, और उसने एक प्राइस रखा था कि एक पुलिस वाले को मारोगे तो $1000 दूंगा। पब्लिक जो उसे रॉबिनहुड मानती थी, अब उसे मॉन्स्टर मानने लगी। उसे अपनी कम्युनिटी सपोर्ट खो दी। और कोई भी बिजनेस चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, गवर्नमेंट और आर्मी से नहीं जीत सकते। तो यहां टेक अवे क्या है? डोंट लेट ईगो डिस्ट्रॉय योर कोर बिजनेस। पाब्लो का धंधा कोकेन का था, पॉलिटिक्स का नहीं। जब उसने फोकस शिफ्ट किया और अननेसेसरी लड़ाई ली, तो उसका एम्पायर ढह गया। बिजनेस में इसे कहते हैं फाउंडर्स ट्रैप। जब फाउंडर को लगता है कि वो भगवान है और कुछ भी कर सकता है, तो वो फेल हो जाता है। आप मुझे कमेंट में बताओ, इंडिया के वो बिजनेसमैन, उनके नाम लिख दो, जिनका बिजनेस ईगो की वजह से खत्म हो गया या उनका डाउनफॉल हो गया, आज वो जेल में है या चले गए। अब एंड में क्या हुआ? जिस आदमी के पास सबमरीन्स थी, प्राइवेट आर्मी थी, वो कैसे मरा? एक फोन कॉल की वजह से मरा। 2 दिसंबर 1993, अपने 44th बर्थडे के अगले दिन उसने अपने बेटे से फोन पर बात करी। कॉल थोड़ी लंबी चली गई। यूएसए के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो ट्रेस हो गया। एक चैट की वजह से ट्रेस होने के कारण वो रूफटॉप पर पाब्लो एस्कोबार, किंग ऑफ कोकेन, एक भागते हुए जानवर की तरह मारा गया, नंगे पैर और अकेले। तो दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार की लाइफ से हमने क्या सीखा? आर्बिट्राज को ढूंढो, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, इनोवेट करो, जब दरवाजे बंद हो जाए तो जीन्स गीली करके भेज दो भाई, प्लेटफॉर्म बन जाओ, कंपेटिटर्स को अपना पार्टनर बना लो,
और कम्युनिटी बिल्ड करो ताकि लोग आपका साथ दें। लेकिन सबसे बड़ा लेसन है स्केल विदाउट सस्टेनेबिलिटी इज सुसाइड। पाब्लो ने धंधा तो बना लिया पर उसकी फाउंडेशन खोखली थी। उसकी फाउंडेशन थी वायलेंस और क्राइम। उसके पास $30 बिलियन तो था लेकिन चैन की नींद नहीं थी। उसके पैसे चूहे खा रहे थे और वो इधर उधर भाग रहा था। असली सक्सेस वो है जहां पैसा भी हो और पीस भी हो। अगर आप आज एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो पाब्लो की स्ट्रैटेजी ले लो पर उसकी मोरालिटी मत लेना। याद रखना, क्राइम माइट पे यू वेल बट द टैक्स इज योर लाइफ। अगर आपको ये हार्वर्ड लेवल ब्रेकडाउन पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं और किसी माफिया की या और किसी बिजनेसमैन की या और किसी पर्सनैलिटी की स्टोरी पे भी ऐसी केस स्टडी बनाऊं तो मुझे उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो बिजनेस करते रहते हैं पर डायरेक्शन नहीं है और स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती। उनको असली गेम का पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, घंटी जरूर दबा देना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Plata o plomo.